बोलो। बस उसमें उनका क्या मतलब है। अच्छा एक चीज समझ में आ गई, एल्गोरिथम क्या होगा, सेट होगा ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। टास्क कौन सा होगा, प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर कोई भी टास्क हो सकता है। तो मैं बोल दूँ कैलकुलेटर बनानी चाहिए, तो तुम डायरेक्ट कोडिंग के अंदर आ जाओगे, अपनी कोड एडिटर के अंदर आ जाओगे, रिस्पेक्टिवली कोई भी दे C++, अब VS कोड, इंटेलिजेंट आइडिया, इक्लिप्स, इट कुड बी एनीथिंग, या पाइथन की आइडिया नहीं हो सकती है। मैं कोई चीज़ समझाओ, डायरेक्ट अगर तुम कैलकुलेटर बनाने लग जाओगे तुम्हें समझ में तो कुछ आएगा नहीं। मैंने सिंपल सा एक लॉजिक बोला, एक काम करो, मुझे ना एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के दे दो। मल्टीप्लिकेशन टेबल समझते हो क्या होता है, 2 × 1 = 2, बस यही तुम्हें कोडिंग के अंदर पढ़ के आके देना है। तो उसको हमें क्या चाहिए, बहुत चीज़ें समझ को करने के लिए, एंड दैट बेसिक वुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कंपनी के अंदर ना हम अपने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और डालते हैं कि एक पर्टिकुलर में प्रोग्राम दे रहे हैं बिल कैलकुलेट करने के लिए। सपोजली हम लोगों ने किसी मॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है जो कि बिल कैलकुलेट करे। गेट माय पॉइंट, तुम डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते, वो कहेंगे इसको विदाउट प्रोग्रामिंग करो। जब वो कहते हैं विदाउट प्रोग्रामिंग करो, उनके कहने का मतलब है एल्गोरिथम। ये कंपनीज की भाषा होती है उन लोगों को करने की, बुझाने के लिए कि तुम्हारा कितना शार्प माइंड है, तुम कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ पे बैठे हो। गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम इसको ध्यान से समझें, कहते हैं इट इज मेड ऑफ 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन एंड आइटरेशन। एल्गोरिथम बना किससे होता है, सीक्वेंसिंग से बना होता है। सीक्वेंसिंग समझते हो ना, मतलब क्या होता है, जब बात ये कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो मतलब हम एक प्रॉपर एक कार में चल रहे, एक लगा एक यू कैन से एक लय है इसकी जिसके अंदर हम अपने मूविंग करेंगे। सिलेक्शन मतलब अब यहाँ पे किसी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन को मैं डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसीजन का। सिलेक्शन स्टेटमेंट भी होती है, डिसीजन बनाना, कि आपने कॉन्सेप्ट तो बनाया, कैलकुलेटर बना दिया। अब कैलकुलेटर में क्या होगा, हमें कैलकुलेटर में एक वैल्यू से मतलब है। कौन सी वैल्यूज होती है जिससे हमें कैलकुलेटर बनाने में मतलब है, कौन सी वाली, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो वी कैन डिवाइड इनटू इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यूज, राइट। इसके अलावा हमें टेक्स्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। बट फिर भी ऐसा हो कि कोई यूजर अगर उसने गलती से टेक्स्ट प्रेस कर दिया, होता है ना कीबोर्ड के अंदर, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऑब्वियसली एक बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, अगर उसने टेक्स्ट प्रेस कर दिया तो सारी कोड की प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आई, इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, बात समझ में आई। कैसे इनकी सिलेक्शन दे, कैसे इनके डिसीजन बनाए, एंड आइटरेशन। आइटरेशन सब समझते हो, आइटरेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस का बार बार रिपीट होना। सो आइटरेशन को वी कुड से अ रिपीटेशन। बात समझ में आई। तो इन तीन चीजों को मिला के आप एक एल्गोरिथम को डिजाइन करते हो। कहते हैं एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग ए कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन सब समझते हो ना, तो उसके लिए परफॉर्म करते हैं। कहते हैं दे आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ आईटी। काम पे कोई गिरा सकता है, किस एरिया पे आईटी की तरफ यूज करते हो, कौन कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे एल्गोरिथम यूज करते हो। कि है ना एक लाइन में, जैसे सपोज कि एक कोई कंपनी सिलेक्शन है, और तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे इस लाइन को, दैट दे आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ आईटी। कोई एक एग्जांपल जो हर चीज को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। दैट्स व्हाट नीड टू चेक कि तुम कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठे हो, तुम्हारा माइंड कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए कितना ज्यादा शार्प है। सोचो जरा। 2 मिनट सोचो, तुम इसका आंसर बताओ।
एरियाज ऑफ आईटी। अरे एरियाज ऑफ आईटी तो ना जहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर है ही नहीं, जहाँ पे कंप्यूटर है ही नहीं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर से नहीं है, वहाँ पे तुम एरियाज ऑफ आईटी कह सकते हो? तुम कह नहीं सकते। और आज के टाइम में से कौन सा एरिया जहाँ पे आईटी यूज नहीं हो रही? मेडिकल साइंस नहीं हो रही, तुम अगर डॉक्टर क्लास में चल जाओ, सारा सिस्टम कंप्यूटर से लग गया हुआ है, तो कौन सी ऐसी फील्ड जहाँ पे आईटी नहीं? बात समझ में आई? एवरीवन इज यूजिंग द आईटी फील्ड। तो जहाँ पे भी तुम्हारा कंप्यूटर है, जहाँ पे भी तुम्हें पता है देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, वहाँ पे तुम क्या कह सकते हो? देयर इज अ नीड ऑफ आईटी स्टाफ। देख मैं पॉइंट। और आईटी स्टाफ कौन हो? तुम लोग हो आईटी स्टाफ। बात समझ में आई? एंड देन कहते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर they have well defined input and outputs, they are clear and unambiguous। तो बाकी लाइनें सबको समझ में आ रही होगी, बट शायद ये अनएम्बिगियस नहीं समझ में आ रहा होगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, इन्हें कंप्लीट कर दिया? एनीवन कंप्लीट कर दिया ना? अगर हम सेंस को ना करें, अगर हम यूनिवर्सल अनएम्बिगियस को माने, देखो अनएम्बिगियस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एम्बिगियस। एम्बिगियस एरर्स होती है। एम्बिगियस एक वो सिचुएशन है, एक वो प्रॉब्लम है जब आपका कंपाइलर क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है, तो करना क्या चाहते हैं? बात समझ में? सीक्वल पढ़ा सबने? माई सीक्वल पढ़ा होगा? पढ़ा है? इसके अंदर जॉइंट्स करें, जॉइंट्स करें ना? जॉइंट्स में क्या होता है? कोई ऐसा है जिसने जॉइंट्स पढ़ी है और कोई मुझे उसका सिंटेक्स बता सकता है? ये चीजें सारी तुम लोग की टेक्स्ट में होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, तुम समझने वाले बच्चे हो। बेसिकली अगर मुझे इसका सिंटेक्स लिखना होगा, इट कुड बी लाइक, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार तो पता ही होगा सबको, सारे कॉलम्स के लिए होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ टेबल 1, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनर जॉइन, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ टेबल 2, डन। और यहाँ पे आता है ऑन, ऑन कीवर्ड होता है, ठीक है, ऑन लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देनी होती है एक जॉइन कंडीशन। बात समझ में आई? उस जॉइन कंडीशन की जगह अगर मैं लिखूं टेबल 1 का एक कॉलम, मैं यहाँ पे लिख दूं आईडी, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है। मतलब जॉइनिंग उस कॉलम से परफॉर्म होती है जो कि दोनों टेबल से क्या हो, कॉमन हो। जॉइन उस कॉलम को लिखनी होती है जो कि यूनिक में डिफरेंशिएट है, मुझे ऑब्वियसली नहीं पता चलेगी। ये बात समझ समझ में आ गई? नाउ द थिंग इज, ये आप जब ऐसे लिख देते हो ना आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, मैंने क्या कहा? आईडी दोनों टेबल में से होगी। तो आपका सर्वर जिस चीज से आप कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज पे लेके कंप्लीटली कंफ्यूज रहता है कि आपने आईडी तो मांग ली है, कौन से टेबल में से मांगी है? बात समझ में? मतलब जो चीजें सिमिलर है एंड बीइंग अ प्रोग्रामर आपने डिफाइन कर बना हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज किस चीज से बिलोंग कर रही है, मतलब कौन से कॉलम किस चीज में से बिलोंग कर रहा है, तो उसको आप क्या कह देते हो? एम्बिग्यूटी एरर कह देते हो। इन हेडर्स पढ़िए सबने? पढ़ी है ना? उसके अंदर भी होता है एम्बिग्यूटी एरर। वो क्या होता है? बोलो जरा। एम्बिग्यूटी क्या होती है? जब एक चाइल्ड क्लास होती है और उसकी पेरेंट क्लास होती है, अब ऐसा भी तो होता है कि एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड क्लास हो, या
फिर दो पेरेंट की एक साइड क्लास हो, तो वहां पे ये प्रॉब्लम कर होती है। जब आपने ये स्पेसिफाई ना किया हो कौन सा चाइल्ड किस पेरेंट का, बात समझ में आए। इन केस ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क, क्योंकि उसके अंदर आप सारे से लिख सकते हो, जहाँ पे नाम क्या है हाइब्रिड, मतलब वो मल्टीपल चीजों से मिलके बनते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये चीजें तब बंद होती है। तो कहते हैं जब आप एल्गोरिथम बना रहे होते हो तो एल्गोरिथम आपको इस तरीके से डिजाइन करने हैं कि आपके पास एम्बिग्युइटी का कोई एरर ना आए। देखना पॉइंट ये इसके कहने का मतलब होता है। जल्दी बैठे, ठीक है। फिर कहते हैं कि some characteristics of algorithm they have well defined input and output। देखो अगर आपने कुछ ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करा है, ध्यान से मेरी बात, अगर आपने कोई ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करा है जो ना तो इनपुट दे रहा है ना आउटपुट दे रहा है, तो वो एल्गोरिथम फेल। बात समझ में आ गई। एल्गोरिथम की, किसी भी एल्गोरिथम की नंबर वन फेलियर तब होती है जब ना वो इनपुट ले ना वो आउटपुट ले। मैंने लिख लिया करो, लिख लिया करो साथ में। तुमने इतना तुम सुने जाओगे, तुम्हें याद कुछ नहीं रहेगा। बात समझ में, साथ साथ में चीजों को नोट किया करो। अब नेक्स्ट वुड बी दे आर मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है बच्चा, जरा इधर देखो, यहाँ पे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ये वाली आइट्रेशन वाली, आइट्रेशन मैंने क्या बताया था कि बार बार रिपीटेशन हो रही है। अगर आपका प्रोग्राम रिपीट हो ही जा रहा है, 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 कंटिन्यूसली हो ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली रिपीट हो ही जा रहा है। जब रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, सीपीयू बेचारा लगा हुआ उसको चलाने के लिए, एग्जीक्यूशन सीपीयू के हाथ में है और सीपीयू अपने प्रोग्राम को लगा हुआ चलाने के लिए। पीक का टाइम होगा ना तो प्रोग्राम को रुकना चाहिए। अरे कोई भी प्रोग्राम चलाओ एक टाइम तो उसको रुकना ही रुकना है। अगर आप नहीं रुकवा रहे तो क्या हो रहा है, सीपीयू चला जा रहा है, पावर वेस्ट हो ही जा रही है, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर कोई और टास्क होगा उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई सबको। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसके लिए क्या कहते हैं कि पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक एल्गोरिथम तभी सक्सेसफुल है अगर वो एटलीस्ट एक इनपुट दे और एटलीस्ट एक आउटपुट डिजाइन करके दे। सेकंड चीज के लिए क्या कि वो एक टाइम के बाद क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। थर्ड चीज क्या, एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन करो कि उसके अंदर एम्बिग्युइटी नाम की कोई चीज ना हो। ये तीन मेन एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। बात समझ में आ गई, तीनों कॉन्सेप्ट कर लगा। Design any algorithm, to design any algorithm, following are the three main points. Following are the three main points. The first point is the first point is an algorithm and algorithm. अब shortness को algo में देख लेते हैं. Algo मतलब algorithm. An algo must take an input, must take an input and produces and produces an output. Produces an output. Now, second point. Second point. There should be there should be no ambiguity. There should be no ambiguity
which means इसकी expression में लिख लो, which means there must be no confusion. There must be no confusion of the code or of the code for any type of translator. For any type of translator. Done? Third point लिखो. An algorithm must terminate after a finite number of time. After a finite number of time. Finite का मतलब समझ में आ रहा है? Finite का मतलब क्या होता है? निश्चित है ना? ठीक है जी, जो फिक्स कर दिया आपने, तो एक finite मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम के बाद ये एल्गोरिथम जो बनाया है, उसको क्या होना चाहिए? उसका बंद होना ही चाहिए. Done? अब हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले एल्गोरिथम्स आते हैं. अगर हम एक सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम समझनी हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको कैसे समझेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये चेक करो कि इज द ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट. पहले ये चेक कर लो ठीक से फंक्शनिंग है भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है. कहता है अगर तो यस, अगर तो ठीक है तो क्या करो, स्टार्ट वर्किंग करो. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, इंस्टॉल करो अपडेट को. ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो अंदर यहाँ तक सारा अंदर काम हो रहा है, वो तुम्हें नहीं पता चल रहा होता. तुम्हें क्या होता है, डायरेक्ट अपडेट आती है, फिर वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपडेट करते हो कि नहीं करते हो. कई बार ऐसा नहीं होता, जब हम अपडेट ही नहीं करते वो चलता ही नहीं है ठीक से. होता है ना कई बार ऐसे, लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है, वो कई बार हैंग कर रहा है बीच में, और जैसे अपडेट करते हो कई बार वो अच्छा हो जाता है, कई के लिए बहुत बुरा भी हो जाता है. डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर ना, कि उसकी फंक्शनैलिटी किसकी है. जैसे कंडीशन क्या होगी, हैज द अपडेट बीन डाउनलोडेड. अपडेट कर दी तुमने, इंस्टॉल कर दी, मैसेज आ गया इंस्टॉल करो अपडेट को. अब फर्दर ये चेकिंग होती है कि क्या अपडेट डाउनलोड होगी है कि नहीं हुई. अगर तो यस तो ठीक है, उसको करेगा. अगर तो नो तो डाउनलोड अपडेट. अगर तो यस है तो यस में क्या होगा, स्टार्ट वर्किंग होगी. बात समझ में आई? तो एक तरीके की यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हुई, क्या यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई? सिलेक्शन भी हुई है. पहले चेक तो करो क्या डाउनलोड की अपडेट की नहीं है, तो वापस ऊपर गया, फिर उसको दोबारा मैसेज देके क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा. अगर इंस्टॉल होती है तो फिर क्या करो, अब वर्क स्टार्ट करो. ये बात सबको समझ में आई? इसीलिए तो फिर हम आगे नए ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो सारे टेक ऑपरेशन इसके अंदर कवर करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द कंपनी प्लेसमेंट परस्पेक्टिव. बात समझ में आई? चलो, अब मान लो जो एल्गोरिथम्स होंगे वो किस तरीके से वर्क करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. तो डेफिनेटली एल्गोरिथम पता चल कि क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं. अब ये सीखना है कि कोई ऐसा एसेंशियल पार्ट जो हर प्रोग्रामिंग के अंदर सेम है. देखना पॉइंट. अब जिन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक क्लासेस ली होंगी किसी भी लैंग्वेज की, उनको ये पता होगा कि हमारे एक रोड मैप चलते हैं. सबसे पहले क्या होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं. उसके बाद एक प्रोजेक्ट होता है, फिर हम मॉडल प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हम फंक्शन बनाते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड देन फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. सबको बात समझ में आई? सबसे पहले तुम्हें तुम कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, तुम्हें सबसे पहले लेक्चर किस चीज में दिखता है, इससे कोई एक्सपीरियंस हुआ जो याद है? सबसे पहले चीज तुम्हें क्या सिखाई जाती है? इंट्रोडक्शन के बाद जब तुम बात
पहली बार टोकन जल्दी होता है, एक ही बार तो आगे टोकन बताओ आप। हाँ जी मेरे पास ऑपरेटर शाबाश, टोकन के अंदर ही होते हैं, टोकन के अंदर ही होते हैं। हाँ सेट लॉग होता है, सेट लॉग कौन सा होता है? कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट पाइथन का कैरेक्टर सेट दो, जावा का कैरेक्टर सेट दो, सी प्लस प्लस का कैरेक्टर सेट दो, या सी का कैरेक्टर सेट करो। अरे जावा स्क्रिप्ट का भी कैरेक्टर सेट दोगे ना वो भी सेम ही रहेगा। एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जेडी मर्जी बने सबके अंदर कैरेक्टर सेट सेम होगा। वो कैरेक्टर सेट का फर्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा होता है ना, उसके अंदर एक्चुअली में क्या चीज इंक्लूडेड होती है, उसके अंदर ये चीज होती है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना क्या है, ये होता है। प्रोग्रामिंग शुरू कर दो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तुम कैसे सीखोगे। बात समझ में आई? अगर हम इसको पढ़े जरा, मानो जैसे ये मेरे पास जावा गए, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे टोकन्स होंगे और जिसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे पास होंगी। ये मेरे पास जावा के नोट्स है, ये जावा के लग रहे हैं, हाँ वही है जावा के नोट्स है, ठीक है। एक चीज मान के चलो, किसी किसी भी लैंग्वेज के लिए कैरेक्टर सेट क्या होता है, फर्स्ट का होता है एल्फाबेट्स, ठीक है। अगर हम सीधी से इस चीज को मान के चले, रुको जरा, मेरे पास सी प्लस प्लस के नोट्स होंगे, पता नहीं इसी के अंदर है शायद। फंडामेंटल इन जावा ही मिल रहा है, सी प्लस प्लस के शायद किसी और जगह पड़े हैं। सी प्लस प्लस टू, हाँ मिल गया। चलो अब ये देख पा रहे हैं, ये जो कैरेक्टर सेट होते हैं, कहते कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, मीन्स द कैरेक्टर, मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, means the characters and the symbols that are understandable and acceptable by the program. C++ जहाँ पे कीवर्ड है ना उसको छोड़ दो, अभी के लिए C++ दिमाग से निकाल दो। ये जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वो यूनिवर्सल रहेगी हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक लैंग्वेज में ये चीज़ इंक्लूड करी जाती है। कहते हैं कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर एंड सिंबल। कैरेक्टर कौन से होते हैं, ये जो ए टू जेड लिखते हो ना अपन के कैरेक्टर ही है, जो सिंबल कैरेक्टर के होंगे वो भी कैरेक्टर ही है, मतलब एक लेटर या तो कैरेक्टर सिंबल हो जाएगा या अल्फाबेट हो जाएगा, दोनों मैच नहीं होते, मैच करके चलो। बस समझ में। देन कहते हैं these group to create and give the command। कल्ले तो चलने नहीं वाले, अगर मैं डायरेक्ट ए लिख दूंगी तो कंप्यूटर को समझ लेगा कि व्हाट एक्चुअली इज अ ए, तो मुझे कुछ चीज़ों को ग्रुप करना पड़ेगा। हाँ अगर मैं ए प्लस बी लिख दूंगी तो वो कंप्यूटर को समझ लेगा कि हाँ देयर इज समथिंग परफॉर्मिंग, क्या हो रहा है, तो आगे चल के पढ़ेंगे कि ए प्लस बी से क्या चीज़ होती है। मैक्सिमम मेजॉरिटी सबको पता होगा कि दूसरे एडिशन ही होती है, डन। बट जिसको नहीं पता उसके लिए हम आगे समझा देंगे। कहते हैं दीज ग्रुप टू क्रिएट दिस कमांड एक्सप्रेशन वर्ड्स सी स्टेटमेंट्स एंड सम ऑफ अदर टोकन्स। इन चीज़ों को ग्रुप करके समझाया एक्सप्रेशन की बेस पे। देखना था उसके अंदर क्या क्या लिस्ट होती है, कहते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, समझा रहे थे कि ऐसा एक्टिविटी तो पहला कौन सा क्लियर हो चुका होगा। कोई ऐसा तो जिसको डाउट है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, एनीवन कोई है ऐसा? हाँ। फिर सेकंड क्या है, न्यूमेरिक्स बता दें था, 0 to 9 फ्रेश डिजिट्स होते हैं। तीसरा क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने कहा असाइनमेंट देखी मैं आपका असाइनमेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, चलो फिर आ जाओ सबकी कॉपीज में, कॉपीज नेक्स्ट में जाओ। मैं कल जिस भी सिंबल का नाम लूँ उसका नाम बोला था, बस उसका चाहे वो ब्रैकेट हो एनीथिंग, कीबोर्ड के अंदर जितने भी सिंबल है ना सबके नाम को लेके टेक्स्ट होने चाहिए। दैट कल को अगर इंटरव्यूज के क्वेश्चन जाओगे एमसीक्यूज में तुमसे पूछ लिया फिर क्या करोगे, गेट माय पॉइंट। देन कहते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर, कभी किसने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो वाइट वाइट स्पेस का मतलब समझा सकते हो क्या होता है? एक्सप्लेन कर सकता है? हमने कहा खाली स्पेस जो है वो ट्यून होती है, क्यों ट्यून होती है, हाँ मैंने कहा
फैमिली में, क्योंकि कंप्यूटर स्पेसेस को भी रीड करता है। तुमने अपने फॉर्मेशन के लिए उसको बता दिया, मैंने लिखा ए बी, मैंने स्पेस दी, मतलब मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा, मैंने स्पेस दी, मैंने अपना लास्ट नेम लिख दिया। तो मैंने देखने के लिए कहा था कि मैं यही दूंगा ह्यूमन, मेरी लैंग्वेज चले गया। कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और बीच में स्पेस कौन सी दी है। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि तुम जो भी लिखो वो कन्वर्जन बाइनरी में ही जाता है। इवन स्पेसेस के लिए डिफरेंट कैटेगराइजेशन बनाए गए हैं। बात समझ में? अरे कंप्यूटर को थोड़ा इतना कंफ्यूज करना है, उसके लिए बखरी कैटेगराइजेशन बनाई हुई है। ये जो कैरेक्टर सेट होते हैं ना, एक्चुअली पर्पस तुम्हें समझाने के लिए नहीं है, वो कंप्यूटर को समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है? हमने जब अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस कर दिया ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपर केस ए बी को नंबर दे देगा, लोअर केस ए बी को नंबर दे देगा, डिजिट्स को नंबर दे देगा। देखना है पॉइंट। जो वाइट स्पेसेस होती है, वाइट स्पेसेस बहुत कम भी ला सकते हो, कौन कौन सी होती है फिंगरटिप्स को नीचे करें, टैब, स्पेस बार और अदर कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? कहते हैं अदर कैरेक्टर वुड बी 256 स्टाइल कैरेक्टर। ये जो ऊपर सारा एक्सप्लेन करा ना मैंने कि ये कंप्यूटर्स को ऐसे समझ लेता है, वो सारी जड़ कहाँ से आई है, वो स्टाइल से ही आई है। देखना कौन स्टाइल को तुमको बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सही, पहला आंसर निकला। वेरी गुड। मैं रिटर्न में बताता हूँ स्टाइल कैरेक्टर्स को तुम लोग का फर्स्ट होगा, सभी ने स्टाइल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ के आना, ठीक है? चाहे इसको असाइनमेंट में नोट कर लो, कल सबके आंसर मुझे स्टाइल कैरेक्टर कोड में मिलने चाहिए। पूरी इसका पढ़ के आओ, ये क्या चीज़ है, बनाई क्यों है, हमें चाहिए क्यों, कौन कौन से लैंग्वेजेस के अंदर स्टाइल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, ये तुम लोगों का होमवर्क है। पढ़ के आओगे सभी? चलो नेक्स्ट वुड बी टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है? अब जरा समझो कि ये जो टोकन्स होते हैं, कोई बता सकता है टोकन क्या होते हैं? एक काम करो, इन लाइनों को पढ़ो, पढ़ के मुझे बताओ टोकन्स क्या है। पढ़ो बताओ, देखिए तो प्रॉब्लम को सही सही कर दूँ क्या? अब दिख रहा है? Anyone else? Someone who thinks कि मैं मेरे से नहीं कर सकती कि मुझे सकता है। Anyone? ऐसा करना बोलो। एग्जैक्टली, मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का नाम है, आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड के अंदर आप एक छोटी से छोटी चीज कुछ भी लिख रहे हो, आप डॉट भी लिख रहे हो ना, तो टोकन है, कुछ भी लिखा है आपको टोकन है, टोकन एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। बात समझ में आए? तो क्या समझ में आएंगे? लाइन ग्रोथ होगी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। गेट माय पॉइंट? एंड देन कहते वी हैव सेवरल टाइप ऑफ टोकन, जिसमें उसके क्या पता चलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस इन द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमेंटिक्स या सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका क्या है, ये पहला सेट कैरेक्टर सेट, उसमें ये समझ में आएंगे कि इंक्लूड क्या करता है। लिखना पॉइंट कि आपको यहाँ पे ए टू जी है, ए टू जी लिखना है, जिसमें से दोनों में डिफरेंस होगा अपर केस एंड लोअर केस का। ये पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोगों की टोकन से ना तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होती है, क्योंकि अब वर्ड चेंज हो जाते हैं। जिसको तुम जिंदगी भर टेक्स्ट समझते आ रहे हो, अब वो स्ट्रिंग हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जिसको तुम जिंदगी भर डेसिमल समझते आ रहे हो, वो डेसिमल क्यों समझाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होता है। देखना है तुम जिंदगी में क्या लिखते हो, इज इक्वल्स टू, मैथ्स में तो यही इज इक्वल्स टू होता है,
4 is equals to 2, वरना 4 not is equals to 2, यही होगा हमारे से। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में डिफरेंट हो जाता है, मतलब जो तुम्हारी हैंडराइटिंग की नोटेशन है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यही चेंज होते हैं, रूल चेंज हो जाते हैं। अब जरा इसको अच्छे से और समझते हैं। सो टोटल मिला के ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। अब जब डिक्शनरी लिखाऊंगी बोलो, देखो लिस्ट ऑफ कोड्स, लिस्ट ऑफ कोड्स, देखो ये नोट कितने मिल जाएंगे जो मैं खाली कर रही हूँ, लिस्ट ऑफ कोड्स। फर्स्ट लिखो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। सेकंड लिखो आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स। थर्ड लिखो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स। देन फोर्थ लिखो डेटा टाइप्स, फिफ्थ लिखो लिटरल्स, LITERALS, लिटरल्स। देन सेवन लिखो एक्सप्रेशंस, एट लिखो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। नाइन लिखो स्टेटमेंट्स, नाइन लिखो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। स्लैश आगे लिख लो कंट्रोल फ्लो, जहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट वहाँ पे स्लैश आगे लिख लो कंट्रोल फ्लो। डन, ये चीज सबको समझ में आ गई। जो आज का हमारा कितना लेक्चर रहेगा 7:55 हो गया हमारे पास टाइम। आज का लेक्चर जो होगा हम ये बेसिक्स खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए, एंड जितना जल्दी हो सके हम प्रैक्टिस को कंप्यूटर के हार्डवेयर में शिफ्ट करें, ओके? तुम लोगों को रेसिपी करके समझनी है। देखो जब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम लोग हो, ठीक है? तुम अपने इंटरव्यूज में जब तुमसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं या अपने प्रोजेक्ट्स में जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर को डालोगे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे सामने वाले को ये बता होता है कि हमें नॉलेज है, हम बाकियों से कम्पीट करके यहाँ पे आए, इतना इम्पॉर्टेंट। और जिन्होंने हार्डवेयर में जाना है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर सॉफ्टवेयर वाले भी हार्डवेयर को इंक्लूड कर देते ना उनकी फील्ड को डिफरेंट नहीं हो जाती। बात समझ में आई? ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बात समझ में आएगी? ट्राई करेंगे हम जितना ज़्यादा हम हार्डवेयर में अच्छे से यूज कर सकते। अब फर्स्ट हम चीज़ समझ लेते हैं क्या लिखा गया है कीवर्ड। जरा इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि कीवर्ड क्या होता है, जरा पढ़ो। जो ऐसे शब्द होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर है किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, बात समझ में आई? जैसे एक मेन कीवर्ड होता है MEIN, वो तुम्हें ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट। देखना पड़ेगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अब जो तो कीवर्ड्स है उसको तुम खुद नहीं क्रिएट कर सकते। देखना पॉइंट, अगर यहाँ पे लिखा गया है कि मेन है और मेन के आगे दो ब्रैकेट डालनी है तो डालनी ही है, तुम अपनी मर्जी से बिना ब्रैकेट में छोड़ नहीं सकते, उसका मतलब वैसे स्टोर है। बात समझ में आई? जहाँ पे IF लोअर केस में है वो लोअर केस में उसका मतलब वही रहेगा। गेट माय पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है? उसको तुम अपने तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, जो उसका मतलब है वही रहेगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज?
इसके ऑपोजिट हमें क्या चीज़ मिल जाती है? तो बेसिकली ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि C++ में होते हैं, बट तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग C++ के लिए नहीं। देन इट वुड बी आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे कीवर्ड्स के। आइडेंटिफायर मतलब नाम से तो आइडेंटिफाई करना, उन शब्दों को आइडेंटिफाई करना जो प्रोग्रामिंग में है, खुद से बनाए। बात समझ में? अगर खुद से बनाने के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यही ऐसे ही है प्रोग्राम। तुम चीज़ खुद से बनाओगे तुम्हें पहुँचाने पड़ेंगे। अब जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो मुझे रूल्स बता सकते हो? मल्टीपल वर्ड्स की लिंक्स होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। एंड इसके जैसे स्टार्ट होना चाहिए, मतलब तुम डॉलर वन भी ले सकते हो। शॉर्ट होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए। इसको बोलते क्या है? देखो जो मैंने कहा मुझे आइडेंटिफाई बनाने हैं, तो मान लो मैं कुछ ऐसे लिखने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा? मैं लिखा होगा मार्क्स, फिर मैंने लिखा होगा ऑब्टेन, फिर मैंने लिखा होगा बाय, फिर मैंने लिखा होगा स्टूडेंट। डन। अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया, जो कि पूरी तरीके से क्या होगा? गलत होगा। सबको पता चल गया। एक तो मैंने कहा स्पेसेस नहीं डालनी। अगर मैं यहाँ पे 67 लिख दूँ तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा, डिजिट से स्टार्ट ही नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ @ तो ये और ज़्यादा गलत हो जाएगा, ये करना ही नहीं है। बात समझ में? बच गया क्या? स्पेसेस। अब इसके अंदर क्या और प्रॉब्लम है? ऑब्टेन्ड इतना बड़ा क्यों लिखा हुआ है? ओबीटी लिख दो यार। इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लेने, कल को तुमने यूज कर रहे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कहाँ से कॉपी पेस्ट करते फिरोगे? बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ओबीटी ऐसे करके लिख देंगे। अभी भी प्रॉब्लम है, स्पेसेस है, तो कहते हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसके लिए अंडरस्कोर डाल दो, या तो ये कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, इसी के लिए ये मार्क्स है ना, और मार्क्स के बाद क्या? ऑब्टेन, ओ कैपिटल डाल दो। उसके बाद क्या है? बी कैपिटल डाल दो। फिर उसके बाद तुम्हें क्या मिल रहा है? स्टूडेंट मिल रहा है। स्टूडेंट का एस कैपिटल डाल दो, लेकिन स्पेसेस को हर हालत में अवॉइड करो। इसको कहते हैं टोटल आइडेंटिफायर्स की कन्वेंशन। और ये जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया उसको कहते हैं कैमन केस। इसको कैमन केस बोलते हैं। भूलना नहीं, क्योंकि जो प्रोग्रामर होते हैं ना वो ये नहीं काम करते कि मार्क्स लिखो, अंडरस्कोर लिखो, सभी कैमन केस को यूज करते हैं। तुम्हें पता है प्रोग्रामर, तुम्हें पता है मार्क्स ऑब्टेन्ड है, सेकंड वर्ड क्या ऑब्टेन्ड है, तो ऑब्टेन्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर दो? उसको कैपिटल कर दो। बात समझ में आई? ऐसे काम चलता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये चीज सबको क्लियर हो गया बच्चे? चलो, कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो ब्लैंक बैठा होगा? है कोई ऐसा? चलो, वेरी गुड। आइडेंटिफायर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वुड बी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वैल्यू स्टोर करना, इतना कंसेप्ट क्यों? हाँ, डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो सबसे बड़ी सेट ये तुम डायरेक्ट 56 लिखोगे ना, तो सही है 56, तुम डायरेक्ट 56 को कुछ भी करने की कोशिश करो, तुम 56 प्लस 56 करने की कोशिश करो, कंप्यूटर बड़े समझ में आएगा। तो ये क्या चीज गेट माय पॉइंट? तो 56 को किसी स्टोरेज एरिया में डालना पड़ेगा, ताकि तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम उस स्टोरेज एरिया को लेके आओ, उसको जितना मर्जी यूज करो। बात समझ में आ गई? तो ये होता है वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्या, मान लो ये जो ग्रीन कलर की दीवार में से वो ये जो ग्रीन कलर है वो एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है एक वेरिएबल के लिए। और वेरिएबल क्या होती है? किसी भी मेमोरी में एक स्टोरेज एलोकेशन होती है
वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी में एक स्टोरेज एलोकेशन होती है टू स्टोर द वैल्यूज। डन। मान लो ये x क्या है, दिस इज माय वेरिएबल, और ये वेरिएबल का नाम होगा, ये रैम में जाके स्टोर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फिर ये 20 क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी जो कहीं ना कहीं पे रिजर्व रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। क्या होगी? नाम क्या है? वेरिएबल। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब जो तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब नीचे एग्जीक्यूट हो, गेटिंग माय पॉइंट, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। क्या अपने आप चेंज हो जाएगी? लोग कहोगे तो प्रोग्राम तो तुम्हारे साथ से कोड चल रहा है, तो कहोगे तो आगे चेंज होगा, तो नहीं कहोगे तो आगे चेंज होगा। बात समझ में आई? So this is how actually the variables work. ये बात सबको समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट चीज क्या है? डेटा टाइप्स। कोई डेटा टाइप को समझा सकता है? और हमें सबने सुना है डेटा टाइप के बारे में। उसका क्या है? फिनिश में एग्जैक्टली किस टाइप का डेटा आपके वेरिएबल में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो चीज जाके डिफाइन होती है डेटा टाइप्स में। और डेटा टाइप्स आप क्या हर लैंग्वेज में यूज करते हो? हर लैंग्वेज में यूज होती है डेटा टाइप कि नहीं? पाइथन में नहीं होती। बात समझ में आई? ये भी तो हमने समझनी है कि क्या चीज़ कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। हम कोई कम्युनिटी बना के एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं पढ़ने आए। ये ना तो तुम्हारी कोर जावा की क्लास है, ना तुम्हारी पाइथन की क्लास है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। इसमें से हमें क्या चीज़ समझनी है कि मान लो जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये डिपेंडेंसी कैसे है हर लैंग्वेज के अंदर। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप। कहते हैं डेटा टाइप रिप्रेजेंट क्या करता है? डिफरेंट वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स क्या होंगे? डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कैसे होती है एक वेरिएबल के अंदर। तुमने लिख दिया 56, ठीक है, वो इंटीजर माना जाएगा। गेट माय पॉइंट? तुमने लिख दिया 56.78, वो क्या हो जाएगा? वो फ्लोटिंग माना जाएगा। तुमने लिख दिया कोई भी वेरिएबल हो, मान लो मेरा नाम है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू MK, तो वो क्या होगा? वो टेक्स्ट होगा। बात समझ में आई? तो ये चीज क्या है? ये चेंज हो रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम लिख रहे हो, तुम्हें पता है ये टेक्स्ट है, ये ऐसे है। जो कंप्यूटर, उसको थोड़ा पता है क्या स्ट्रिंग है, क्या इंटीजर है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में आई? उसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है? डेटा टाइप रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। अब लैंग्वेज डिफरेंसेस करते हैं। C++ के अंदर क्या होता है? डेटा टाइप वेरिएबल होता है। आपसे जब अपना डेटा टाइप वेरिएबल होगा, तो डेटा टाइप का सिर्फ एक मतलब नहीं है कि कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। डेटा टाइप का मतलब ये भी है कि अगर तुमने एक इंटीजर नंबर दिया, तो वो मेमोरी में स्पेस में नहीं लगेगा। इससे तो नहीं हुआ कि बिट बाइट के हिसाब से क्या है, कितने बिट्स ले रहा है, ये बाइट्स ले रहा है। कितना 0 1 की फॉर्म पे वो कितनी जगह लगेगा स्टोर होने के लिए। कितना ये भी उसका मतलब होता है। स्ट्रिंग के लिए, डाटा के लिए, हर चीज़ के लिए वो चीज़ें सेम होती है। सबको ये बात समझ में? अब सेकंड पॉइंट, हमने कहा C++ में ये चीज़ें यूज करती है और जावा के अंदर भी करती है, और जावा के अंदर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। कितना जावा के अंदर तुम्हें पूरा बताना पड़ता है इन चीज़ों को बनाने के लिए कि कहीं वहाँ पे स्पेस लेगा, और उसके लिए तुम्हें अलग से खुद से स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। कितना पॉइंट? पाइथन के अंदर से नहीं होता। तुमने पाइथन पढ़ी है, मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हमने पाइथन के सारे लेक्चर लगाए होंगे, सबने पाइथन पढ़ी होगी, सारे लेक्चर लगाए। अब बताओ पाइथन के अंदर डेटा टाइप क्यों नहीं है? कोई रीजन बताओ। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इंटेलिजेंस का नाम क्या है। देखो, तुम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो ना, तुम उस चीज से पहचान निकाल सकते कि ये इसमें इंटेलिजेंस है और इसकी ये चीज होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन रीजंस, और रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बताओ फिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं कि नहीं यार पाइथन के अंदर तुम्हें डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद से समझ लेगा। ऐसा क्यों होता है? कोई क्या शब्द है उसके लिए? शब्द कौन सा है? बताओ जरा, बताओ। ये जो अपने आप समझने वाली इसकी प्रक्रिया है ना पाइथन की, ये पाइथन की और इंटेलिजेंस है डेटा टाइप्स को समझने के लिए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये
dynamic memory allocation. Basically, it is a part of Python intelligence. Or feature of Python, or feature of Python which describes the size of the size and the category of any variable. Describe the size and category of any variable. ये चीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है. अब डायनामिक मैनिपुलेशन समझ में आ गया. तो डायनामिक का मतलब ऐसा होता है कि जो काम एक तो अपने आप हो और एक लार्ज स्केल पे हो. लार्ज स्केल से कहने मतलब क्या है? मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू के लिए रिजर्व कर रही हूँ. इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? बताओ जरा. इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती है? विदाउट इसके अलावा इसके अलावा अल्फाबेट उसका तो कोई है ही नेगेटिव टू जीरो, जीरो टू पॉजिटिव. ग्राफ पढ़े हुए सबने? ग्राफ तो ऐसे होता है ना कि आप प्रॉपर एक ग्राफ लेके जाते हो. मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ. बात सुनो. बेसिकली अगर आप सबने ग्राफ्स पढ़े हैं तो उसके अंदर भी तो यही होता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और इनके बीच में क्या होता है? एक 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, राइट. और यहाँ पे पता ही सबको एक नेगेटिव वैल्यू होती है. वो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आइडेंटिफाई होती है? 0 से आइडेंटिफाई होती है. बात समझ में आई? सो बेसिकली अगर हम कहें यहाँ से नेगेटिव होगी, नेगेटिव से 0 और 0 से कहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू. तो ये रेंज होती है इंटीजर्स. ये बात आपको समझ में आई? ये काम से मेरे को सबको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है. जहाँ पे अपने आप ये चीज डिसाइड हो जाती है कि किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, उसका साइज क्या है और उसकी डेटा टाइप क्या है. अपने आप आइडेंटिफिकेशन सीधी है. तो इन लोग सबको डेटा टाइप समझ में आ सकती है. क्लियर दिख रहा है दिमाग? चलो. तो ये एक प्रॉपर चार्ट भी होगा डेटा टाइप्स के बारे में जो सबने घर से पढ़ के आना है. ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोग करोगे. एंड ऑलवेज ये जो आपका चार्ट है, ये जो वैल्यूज देख पा रहे हो, अगर कोई इंटरव्यूज के लिए तुम्हें रिजेक्शन का कोई चांस छोड़ना ही नहीं है तो ये जो वैल्यूज देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसे टाइप लिखी हुई है कि कैर 16 बिट्स बाइट 8 बिट्स और ये कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है. बात समझ में आ गई? इनको टिप्स पे रख लो. क्लियर विद एवरीवन? अगर क्योंकि हो सकता है तुमसे इंटरव्यूज में ये चीजें पूछ ली जाए कि कौन से टाइप्स है, उनके मैक्सिमम मिनिमम कोड्स क्या जाते हैं. कि ये डिफिकल्ट लग रहा है? ये डिफिकल्ट लग रहा है? चलो, जिसको डिफिकल्ट नहीं लग रहा वो जो नेक्स्ट वाला है ना, फिर इसको याद रखना और प्रॉपर रेंज याद रखना कि ये बाइट के लिए इतनी रेंज आती है, शॉर्ट के लिए इतनी रेंज आती है. एग्जैक्ट फिगर्स तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए. यहाँ पे सर हुआ बूलियन के अंदर दो ही वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स. उसके लिए उसका साइज नहीं मैटर करता. वॉइड मतलब खाली होता है. वॉइड का मतलब है क्या? खाली है, एम्प्टी है, उसके लिए मुझे चाहिए. गेट माय पॉइंट? सबको यहाँ तक समझ में आया? क्लियर विद एवरीवन? चलो इसको आगे चल के समझते हैं. ये कुछ कैरेक्टर टाइप्स हो जाती है. ये प्रॉपर उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कहाँ से कितनी वैल्यू जाती है, डिटेल क्या है, डिफॉल्ट साइज कितना होता है, मेमोरी में साइज कितना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है. ये पीडीएफ तुम्हारे लिए ही है. इसको पढ़ो, इसको याद रखो चीज़ों को. कभी भी तुमसे इंटरव्यूज में ना हो सकता है कि बाकी उनको सबको क्या पूछ रहे होंगे, डेटा टाइप पूछ रहे होंगे और तुमसे डेटा टाइप की रेंज पूछ रहे होंगे. रिजेक्शन का काम से कुछ जोड़ो. चलो सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके लिए.
कैटेगराइजेशन ऑफ वेरिएबल्स ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंस है। एंड ये भी वही है ऑपरेटर्स। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। बिफोर गेटिंग इनटू ऑपरेटर्स तुम लोग बताओ ऑपरेटर से क्या चीज समझते हो, और अगर समझो ऑपरेटर तो ये तो स्टूडेंट ही होगा, बताओ ऑपरेटर्स क्या है, चीज क्या ऑपरेटर। आप लोग काफी बार बताएंगे, बोलो। एग्जैक्टली एक लाइन में उसका आंसर चाहिए, कोई स्टोरी नहीं चाहिए। एक चीज क्या, पहला क्वेश्चन ऑपरेटर क्या है, वो स्पेशल सिंबल है। सिंबल तो है बट वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि तुम उसको कोडिंग में एक अलग मतलब देके यूज करते हो। बस समझ में। तुम्हें पता है कि जिंदगी भर प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। प्रोग्रामिंग में सिर्फ नंबर ही नहीं ऐड होती, टेक्स्ट भी ऐड होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन। बात समझ में आई। सेकेंड चीज ये ऑपरेटर्स किसके लिए यूज होते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड चीज ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, इसका आंसर पता है किसी को, कहाँ पे, वेरिएबल्स। उसका टेक्निकल वर्ड क्या था, ऑपरेंड्स। वेरिएबल्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। एंड ऑपरेंड्स आर नथिंग बट द वेरिएबल्स वी यूज इन आवर कोड। सबको ये बात समझ में आई। लाइनें लिखते जाओ जिसको नहीं पता, गेट माई पॉइंट, क्योंकि ये चीजें हर लैंग्वेज के लिए सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सबको बात समझ में आ गई। चलो अब जरा ऑपरेटर्स की कैटेगराइजेशन भी पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बेसिकली वो होता है यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। बस ये तीन ही होते हैं, गेट माई पॉइंट, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। डन। अब जरा यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सो जरा इसके लिए पहले लिख लो यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स आर, यूनरी ऑपरेटर्स आर those operators, unary operators are those operators which are used to, which are which requires only, which requires only a single operand, which requires only a single operand or variable. इसका बहुत आसान है, which requires only single operand or variable. That दो सारी हो गया, फिर मैं एक प्लस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है, एक एक्सपोनेंशियल हो जाता है जिसको आप नॉट कहते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स नहीं होते। पाइथन में जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली वो साइन में भी होते हैं, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। पाइथन में ये चीज होती है, क्योंकि पाइथन में प्लस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस नहीं होता। बात समझ में आई। कुछ ऐसी कैटेगराइजेशन होती है पाइथन में। अब बात करें प्लस प्लस की, तो बेसिकली प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट बाय व्हाट, 1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। अगर मैं प्लस साइन लिख दूं तो, अगर मैं प्लस साइन लिख दूं तो बात समझ में आ गई। तो कुछ ऐसी कैटेगराइजेशन, इसके अंदर कुछ और वेरिएशन भी तुम लोगों को मिल जाती है, जिसको आप पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स भी कहते हो। अगर लिखा होगा पोस्ट फिक्स ए प्लस प्लस, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, प्री का मतलब क्या होता है पहले। तो अगर पोस्ट को समझे, कहते हैं पहले असाइन कर लो वैल्यू। असाइन का मतलब होता है स्टोर करवा दो, असाइन का मतलब क्या होता है स्टोर करवा दो। कहते पहले वैल्यू स्टोर करा दो उसके बाद इंक्रीमेंट कर लेना, गेटिंग माय पॉइंट। असाइन वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट बाय 1, तो ये मतलब होता है। अगर प्री फिक्स करते हो मतलब क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी उसके बाद असाइन कर लेना,
चलो, ये मेरे पास कुछ जावा के नोट्स हैं, जिन्होंने जावा करी होगी तो थोड़े बहुत उसको पढ़ लेना, पाइथन के अंदर भी सेम ही रहेगा। ठीक है जी, नोट्स जरूर पढ़ना सबसे पहले। नेक्स्ट वुड बी टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी तो नीचे रहेगी शायद, बाइनरी मिस तो नहीं हो गए शायद, बाइनरी कहाँ पे गए? हाँ यही थे मुझे, बाइनरी ऑपरेटर। चलो, बाइनरी ऑपरेटर किधर है? अच्छा, यूनिक जो बाइनरी ऑपरेटर्स में प्रोवाइड है, सबसे आइडिया ये लिख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होंगे, जरा नीचे लिखो। ऑब्वियसली पांच से शुरू करनी है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होंगे, जो दो ऑपरेटर्स के बीच में अप्लाई होंगे। ठीक है, एग्जांपल में लिखा है ना, ऑन रिक्वायर्स ओनली सिंगल ऑपरेटर। नाउ ये कहां पे अप्लाई होंगे, बिटवीन टू ऑपरेटर्स। तो देखने की कोशिश करो जरा, there is lag between two operators or two operands are there. That सबको समझ में आ गया? चलो, अब लास्टली वुड बी, उसके अंदर बाइनरी के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ प्लस माइनस ही होगा। बाइनरी की अगर कौन सी लिस्ट होती है, किन किन लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर पढ़े होंगे, कौन बता सकते हैं? टोटल मिला के कितने बाइनरी ऑपरेटर मिलते हैं? बोलो, 5? बोलो, बस ये होते हैं, बस ये है। इसके अलावा जो बाइनरी ऑपरेटर मैंने रखा है लिस्ट, लिखो जरा, लिस्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स लिखो। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर और देखो जरा, फर्स्ट लिखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड लिखो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर स्लैश ब्रैकेट लिख लेना, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड लिखो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ लिखो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट लिखो बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज, BITWISE, बिटवाइज ऑपरेटर। जो बिट्स के ऊपर चलते हैं, जिनका प्लस माइनस नहीं को लेकर देना होता, वो सिर्फ 0 1 1 0 पे कंफिगर करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे आपके कौन से हो जाते हैं, बाइंडिंग ऑपरेटर्स हो जाते हैं। एक ना पार्ट दो और, एक लिखो आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लिखो मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। इसे तो लास्ट में लिखा है ना, एक्चुअली पाइथन में एडिशन देखना, कौन आइडेंटिटी ऑपरेटर और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर, ये पाइथन में एडिशनली ऐड करके रखी हुई है। बात समझ में आ गई? इसके कुछ नोट्स होंगे जो आपको दे देंगे और कुछ रेफरेंसेस होंगे जो आपको दे देंगे। तो ये बात समझ में आ गई? There's a list of binary operators. अब the next would be, that's the ternary operator. तो ternary operator क्या होंगे, पता चल गया होगा। तीन ऑपरेटर्स के ऊपर जब तय होंगे उसको ternary बोला जाता है, और इसके अंदर एक ही मिलता है, रिलेशनल ऑपरेटर। बात समझ में आ गई? चलो, अब जरा वेरिएबल्स को छोड़ के ये वर्किंग ऑफ जरा फ्लो कंट्रोल समझते हैं। मतलब फ्लो कंट्रोल, कभी इससे इफ एल्स यूज ये पढ़ा है, सबको पढ़ा है? हाँ, एक तरफ पढ़ा है ना। अब बताओ, सबने मेजॉरिटी पढ़ा है, तो मेरे को ये बताओ ये चीजें हैं क्या, इन चीजों की जरूरत क्या है, करना क्यों, इसको क्यों लिखना है प्रोग्राम, व्हाई नीड ऑफ इट, और ये होती क्या है,
ये बताओ prediction देनी है क्यों देनी है? ये तो वर्किंग होता है, मुझे चाहिए नहीं ये क्वेश्चन चाहिए अरे फॉर्मूला बताओ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिर्फ चाहिए अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं क्या काम कर सकती हूँ रिपीटेशन को काउंट करने के लिए रिपीटेशन तो होती ही है कोड में अपना रिपीटेशन तो कभी भी नहीं होती इसके अलावा एडिट करने के लिए ना तुम्हारा तो बड़ा एडिट तो कोई भी कैटेगराइजेशन पढ़े उसकी चीज कहाँ से लगी है इससे उसके पहले जड़ को समझा करो हम तो ऑपरेटर पूछ रहे हैं तुम डायरेक्ट कहाँ पे आते हो अरिथमेटिक होगा और तुम बिना अरिथमेटिक एक्सप्लेन करे कहना शुरू कर दोगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कोई नंबर हम गलती वहां पर हर एक टॉपिक की फिर उसकी जड़ फाइंड आउट करा दो ये चीज लिख करके काम से है ये चाहिए तो उसको क्यों लिख रहे होते हैं बात समझ में आई पहले ये चीज को फाइंड आउट किया गया अब मेरा क्वेश्चन क्या था ये स्टेटमेंट क्या उन्हें किसको चाहिए ये करना है लिखना भी बात समझ में और इसी के ऊपर हमारा एक्सप्रेशन भी कवर हो जाएगा एक्सप्रेशन से क्या अब पहली चीज तो ये कि तुम इफेक्ट पढ़ो तुम लूप पढ़ो तुम ब्रेक कंटिन्यू पढ़ो स्विच पढ़ो जो मर्जी पढ़ो ये सारी एक ही कैटेगरी बनती है जिसको आप फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हो सी C++ जावा में आप इसको कहते हो कंट्रोल फ्लो पाइथन में इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कहते हो बात तो सेम ही है बट ये इनके नीड क्यों है देखो तुम कभी भी कोई प्रोग्राम रन करते हो ठीक है मैंने बताओ एक प्रिंट की कमांड को किसी भी लैंग्वेज से एक प्रिंट की कमांड को किसी भी लैंग्वेज में जब वो प्रिंट की कमांड तुम लिखोगे हो सकता है तुम्हें स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़े हो सकता है ना करना पड़े जावा में करोगे तो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा पाइथन में करोगे स्ट्रक्चर नहीं बस समझ में आया अब मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है इवन और नंबर फाइंड आउट करने के लिए और कई तो ऐसे बैठे होंगे जहाँ जिससे तो फिक्स भी होगा और इवन नंबर वाला पता ही है क्या लॉजिक है क्या चीज है लेट्स थिंक वन मोर टाइम दैट जिन्होंने ऑड इवन नंबर वाला क्वेश्चन करा है मेरे को सिर्फ एक चीज बता दो हमेशा मॉडलेस ही क्यों लिखते हैं क्या और इवन नंबर जब समझ में आ गया तो पता यही है कि कोई ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो और जब मैंने कहा पूरा 2 से डिविजिबल उसका मतलब यही है कि रिमाइंडर तो 0 चाहिए चाहे जो मर्जी हो दैट अब रिमाइंडर 0 तभी पता चलेगा अगर तुम मॉडल्स लगाओगे क्योंकि ऑप्शन ही वही है मॉडल्स से पता चलेगा कि नंबर क्या है इवन है कि या फिर वो नंबर ऑड है ये बात समझ में आई अब वन मोर थिंग तुम वेरिएबल्स पढ़ चुके हो तुम हर चीज पढ़ चुके हो मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्लो समझाऊंगी तुम मुझे उसका एल्गोरिथम अभी के अभी लिखने दो सारे अपने अपने कॉपीज पे सब दिन उसका एल्गोरिथम लिखेंगे वेरिएबल्स पढ़ लिया हर चीज लिख के बताई चलो तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर दूँ चलो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी सो बेसिकली आज हम एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्लो चार्ट समझते हो ना क्या चीज होती है जो फ्लो को एक्सप्लेन करते हैं सो बेसिकली मैंने एक सिंपल सा लॉजिक कहा कि सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा एक जो प्रोग्राम होगा वो सबसे पहले स्टार्ट होगा राइट अब जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा वो एक डायमंड शेप में आएगा जिसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं हम उसको कंडीशन से प्रेजेंट कर देते हैं वो कंडीशन होगी डन अब कंडीशन के बाद वो दोबारा फिर जाएगा और इस रेक्टेंगल से एक बॉक्स में हम कहेंगे कि वो एक स्टेटमेंट होगी इसको मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट कह देती हूँ एसटी मतलब एक स्टेटमेंट होगी डन अब ये कुछ ऐसी चीज़ है मैंने कहा द मोमेंट आपका जो प्रोग्राम है जब वो स्टार्ट होगा तो एक कंडीशन चलेगी अगर कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चल जाएगी और स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा और क्या होगा और तो नहीं कुछ चाहिए अगर कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी तो क्या होना चाहिए तो फिर भी ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए ना फिर क्या होना चाहिए अगर ये फॉल्स हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी चाहिए
इसको ज़रा क्लीन करके दोबारा बनाते हैं। तो मैंने कहा जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक होनी चाहिए, सबसे पहले एक कंडीशन चलनी चाहिए। अब उस कंडीशन के बेस पे क्या होनी चाहिए, दो स्टेटमेंट चलनी चाहिए। अब दो स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसको एग्जिट कर देना चाहिए। क्लियर विद एवरीवन? अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो मैंने कहा ये स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट के बाद क्या होनी चाहिए, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चले, अगर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ये ब्लॉक चले। मान लो कंडीशन ट्रू है तो क्या नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो स्किप होगी? ऐसा तो नहीं होना। लिखा क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। प्रोग्राम में जितना मर्जी जोर लगा लो, जो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी जो किसी ब्लॉक के अंदर है ही नहीं, वो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट ही है, वो एग्जीक्यूट होनी है, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? बेटा जब एल्गोरिथम्स बनते हैं ना, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, जब पहले पाइथन भी बनी, जो जावा ही बनी, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से डिजाइन करी जाती है कि प्रोग्रामर जितना मर्जी जोर लगाए वो स्टेटमेंट चलनी चाहिए। बात समझ रहे सबको? ये कहने का मतलब है। आप लिखिए नंबर ऑड है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर इधर प्रिंट हो जाएगा, अगला नंबर क्या होगा, ऑड ही होगा। अब उसके बाद आपने लिखा होगा बाय, तो बाय का प्रिंट होना नहीं है, अगर वो उसे ब्लॉक कर देगा। बात समझ रहे सबने? अब मेरे को तुमने कोई कोड नहीं करके दिखाना, तुमने मुझे एल्गोरिथम बना के देना है। राइट ये एल्गोरिथम लिखो जरा सारा, राइट एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम to find odd even numbers, to find odd even numbers। देखो जरा, तुम मुझे लिख के बताओ कि जब तुम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए तुम एक सॉफ्टवेयर, तुम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होगे जिसमें ये चीज होना चाहिए, तो तुम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कैसे करोगे? मुझे वो डिजाइनिंग भी सिखाया मुझे, तो मेरे सबसे चलो नहीं, दो चार्ट तुम लोगों को मैंने समझा दिया है, तुम्हें ऐसे वर्किंग करनी है। दो चार्ट तुम्हें समझ में आ गया कभी क्या होगा। तुमने सिर्फ एल्गोरिथम लिखना है, इसकी प्रोसेस लिखना है। पहले क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे क्या चीज चलनी चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या चीज चलनी चाहिए, तुमने बोला जो तुम्हें समझ में आया आज के लेक्चर में वो सारी चीजें डालो। ठीक है, चलो कोशिश करना अपनी क्षमता से, देखो इनसे से कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, मैं ताकि हम आगे रहें अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज पूछोगे आगे चल के क्या करोगे?
मैंने तुम्हारी कॉपी देखी, मेरा छोड़ दो, गलत है। मतलब मैंने पहला नोट पढ़ा, वही गलत है। तो ये क्वेश्चन तुम पहले नोट में नहीं गलत दे देते। कैसे तुम स्टार्ट करते हो? होगा? ऐसा है जो कौन-कौन सी कंट्रोवर्सी बीसीए आईटी में है, बीटेक वाला कौन है? बीटेक वाले कितने सेमेस्टर में है? 2 सेमेस्टर में है? 5th में है? सारे में है? सर्विस का काम कोई कुछ नहीं। तो ये तो बहुत सेमेस्टर है। तो पढ़ाई तो पास हो जाएंगे। ये तो शक है। फिर किस बात की टेंशन है? थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में और ये अभी चौथी है नहीं है। तो हम लोग को बेसिक कराओ। जो दूसरे बार फोर्थ में है, तुम लोग ने बेसिक कब सीखना है? बीए के बाद, हाँ? बीएससी नाम की है। हाँ। तो लिखा है गवर्नमेंट को बड़ा क्या है? अच्छा, ऑर्डिनल नंबर इन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करे। ऑर्डिनल नंबर तुम लोग तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में कभी प्रोग्राम बनाया है ऑर्डिनल नंबर का, हाथ में करो वो भरते मेजॉरिटी। तो तुम भी इन्होंने कभी ऑर्डिनल नंबर नहीं बनाया? प्रोग्राम में बनाया कभी? तो फिर आगे में खड़ा क्या? अब हो गया नहीं जानिए ऑर्डिनल नंबर मेजॉरिटी वाइज ऑपरेटर, ठीक है? प्रोग्राम इसका ऑपरेटर है और मेजॉरिटी को गलत है, तुम दोनों सेक्शन है तुम्हारा होगा। ठीक है? अच्छा एक चीज मैं कभी भी सीखो ये ना अच्छी बात अरे वो फ्रेंड्स को देखो इस तरह की बातें जब ये जब तुम फ्रेंड मिलते हैं तो क्यों आते हो चलो चलो अब मेरी बात सुनो। मान लो मैं ये जो कोड लिख रही हूँ, मैं तुम्हें कोड लिख के बता देती हूँ, ठीक है? इसमें लिख देते हैं अगर टाइप हो रहा है। चलो मान लो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, मैं उसके लिए एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। तो मैंने क्या किया होगा, एक इंट एन नाम का मेरा नंबर होगा जो जनरली सबको पता होगा। मान लो अगर पाइथन किसी को नहीं आती तो मैं जनरली सी से प्लस प्लस का एक प्रोग्राम ले रही हूँ। मान लो ये मैंने इंट एन नाम का एक नंबर बनाया था। डन। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले काम करो, एक यूजर इनपुट ले लो। बात समझ में आई? देखो जब हम इस तरीके के एल्गोरिथम बनाते हैं ना, हम इनिशियलाइज तो कभी नहीं करवाते। उसका रीज़न क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर बनते हैं ना तो वैल्यूज पहले से कभी नहीं डालते, क्योंकि वैल्यूज यूजर के ऊपर डिपेंड होती है। यूजर किस मेंटालिटी से उन वैल्यूज को दे रहा होता है। बात समझ में आई? पहले आसान भाषा में इसको तोड़ देते हैं। मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा कि यूजर इनपुट होगा, लेकिन यूजर इनपुट किसका करवा रहे हो आप? एन का यूजर इनपुट करवा रहे हो जो कि इंटीजर नंबर होगा। यूजर इनपुट हो गया। अब क्या करना है, अब चेक करवाना है। चेक क्या करवाना है, यूज करनी है इफ कंडीशन। ये लिखो ना, यूज करनी है इफ की कंडीशन। कैसे? अब उसको लिखो कि कंडीशन स्पेस देके अब उसको लिखो कि एक्सप्रेशन कैसा होगा। बेसिकली क्या लिख रहे हैं हम कि जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, वो मिक्सचर होता है वेरिएबल्स का भी और ऑपरेटर्स का भी। मतलब कैरेक्टर, वेरिएबल्स, ऑपरेटर का मिश्रण जो होता है वो किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन को कहते हैं। बात समझ में आई? अब हमने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि चेक इफ
जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करने के बाद बाय 2, अगर उसकी इक्वालिटी 0 के बराबर आती है फिर वो क्या होगा, वो डिक्लेयर कर दो कि वो एक इवन नंबर है, वरना एल्स के अंदर वो क्या होगा, वो एक ऑड नंबर होगा। बात समझ में आई? तुम लोगों ने जो थ्योरी लिखी तुम डायरेक्ट यहाँ पे आए, तुमने ऊपर की स्टेप क्या कर दिए, डिक्लेयर वाला स्टेप मिस कर दिया और यूजर इनपुट वाला स्टेप मिस कर दिया। इसलिए मैंने पहला पॉइंट पढ़ते तुम्हें गलत बता दिया, क्योंकि ये दोनों स्टेप क्या थे, मिसिंग थे। एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है जड़ से शुरुआत करो। जड़ को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं ना, कहता है रूट से शुरुआत करो। एंड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इन डीएसए। सबको ये बात समझ में आई, रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डीएसए के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली प्रोग्रामिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है। सबको ये बात समझ में आई? कहते मान लो ये यहाँ पे क्या है आपका एन है, वहां पे ये यूजर इनपुट चेक इफ यूजर, ये कंडीशन इवन और ऑड नंबर। बात समझ में आई? और अगर मैं थोड़ा प्रोग्राम को लंबा करूँ, थोड़ा कोड को थोड़ा मैं इंक्रीज करूँ, तो इसके अंदर एक चीज आ सकती है, हो सकता है यूजर कभी मुझे इंटीजर नंबर ना ही दे। बात समझ में आई? हो सकता है यूजर इंटीजर नंबर ना ही दे, उससे गलती से अगर ए प्रेस हो गया तो, अगर मान लो उसने मुझे देना था, उसने मुझे 4 देना था, बट उससे स्लैश प्रिंट होगी, उससे एक सिंगल कोड प्रिंट हो गया, होता है ना ऐसा, हमसे भी होता है, हम प्रोग्रामिंग में क्या लिखने की कोशिश करते हैं, हमसे लिखा कुछ और जाता है। उस केस में क्या करोगे, सॉफ्टवेयर तो फेल हो जाएगा। तुमने तो अपने तरीके से ऑड इवन नंबर बना दिया, तुम्हारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा अगर यूजर कुछ और पहले देगा। तो कहते हैं इन सच केसेस के लिए हर प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। पढ़ा होगा ना सबने एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो क्या चीज होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? हाँ, करो उसको, करके ना कोड लिख देते हैं जो वो सिलेक्शन कैच होती है, कैच से वो क्या करती है, मेरे क्वेश्चन ये है, यूज क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे चैप्टर का यूज क्या है, मेरा ये क्वेश्चन एल स्टेटमेंट कौन सा है, वो कहाँ पे होते हैं, सिंटेक्स सेंस हो सकता है एक्सेप्शन से, अर्थमेटिक कौन सी कहाँ से जगह पड़ी है, जाके अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा देते हैं। एक्सेप्शन अर्थमेटिक जो होती है ना, देखो एक्सेप्शन अगर हम बात करें, एक्सेप्शन का मेन पर्पस क्या है, एग्जीक्यूट मूव करना। एलएसबी कितने तरीके के बताए थे मैंने, कौन कौन से, सिंटेक्स, अरे वॉल्यूम बढ़ाओ, लॉजिकल, ठीक है, सिंटेक्स बता दिए, लॉजिकल सबने बता दिए, कंपाइलर बता दिए, एक और क्या होता है रन टाइम, और एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम के लिए यूज होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए ही होती है। रन टाइम का मतलब क्या है, कंपाइल टाइम रन टाइम है क्या, ये तुमसे सिंटेक्स सबको पता ही है, जो तुम कोड में गलती करोगे लिखते टाइम तुमने सेमीकोलन लगाया, तुमने पाइथन के अंदर तुमने स्पेसेस ले ली, तो तुम्हारा एरर आ गया। बात समझ में आई? लॉजिकल एरर्स वो होते हैं जो तुम लॉजिकल स्टेट्स करते हो, जब तुम्हारे एक्सप्रेशन गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं पॉइंट थर्ड चीज क्या है, कंपाइल एंड रन टाइम। अब ये दो चीजें क्या है, कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है और रन टाइम का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल इसके अलावा एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं आप, एग्जाम शॉर्ट में सेक्शन पढ़िए ना, पेपर में एक एग्जाम्पल करके आए होंगे, नंबर डिविजिबल बाय जीरो, ये तो सबने सुनी है, नंबर डिविजिबल बाय जीरो। ये मानो तुमने बनाया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या होता है, कोई भी नंबर डिवाइड बाय जीरो कर सकता, तुम कैलकुलेटर में भी करोगे वो भी तो एरर देगा। अब वो कोड में तो गलती नहीं है, वो तुमने करी है गलती, वो यूजर से मिस्टेक हुई है, तो उस टाइम पे मैथमेटिक एक्सेप्शन डाल दो, वो एक्सेप्शन है, मैथमेटिक के एरर्स नहीं है, एक्सेप्शन एरर्स दोनों में जीनियस मानना पड़ता है।
सेक्शन अरिथमेटिक की होती है, इनपुट आउटपुट की होती है, जो तुम आगे चल के जावा क्लासेस में पढ़ सकते हो। सबको ये बात समझ में, हमें फिर इनके पॉइंट क्या चाहिए, हमें चाहिए रन टाइम एरर को सॉल्व करना। अगर मैं रन टाइम एक मिनट में बताऊँ ना, तो जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा होगा ना, उसके ऊपर एरर्स को देखना, उनको सॉल्व करना। बस को समझना है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। अगर मैं इसी के अंदर रन टाइम डालूं तो मुझे क्या डालना पड़ेगा कि जब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोग्राम लिखा, तो मेरे को एक लाइन इंक्लूड करनी है, ये चेक करने की कि जो नंबर है वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर तो नंबर इंटीजर नहीं हुआ तो यूजर को फिर एरर दिखाओ। बात समझ में आई? इंटीजर नंबर नहीं है एंड ओनली द इंटीजर नंबर इज एक्सेप्टेबल। बात सबको समझ में आई? ऐसे मैंने इस कोड के अंदर कहाँ पे लिखेंगे, कहीं पे भी लिखते हैं इनपुट के बाद के अंदर कि जहाँ पे मैंने इनपुट करवाया है यूजर इनपुट, इसी के बाद मुझे यहाँ पे क्या दे रही है, उसको एक्सेप्शन दे रही है। इफ करके यहाँ पे पहले चेक कर लो डन, और ये कैसे आएगा, ये ट्राई ब्लॉक में आएगा। अगर इसको फॉर्मेट भी बताऊंगी क्योंकि वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, उनको लैंग्वेज से सीखना है, प्रोग्राम में लॉजिक सीखना है, लॉजिक बेसिस ये लॉजिक है। उससे हमें दो चीजें समझ में आ गई, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, हर चीज को मुझे जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो मैं हर चीज को सोच के करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, यूजर्स की यूजर जीरो लेवल पे आए। अगर तुम सोचते हो बहुत डिफाइन करके कोई प्रोग्रामिंग होना और मेरे को सब चीजें आती हैं, अगर मैंने ये चीज डाली तो डेफिनेटली करेक्ट ही आएगी, मान लो करेक्ट हो भी नहीं, पर वो यूजर ना उसको समझ पाएगा कि तुम्हारा डिजाइनिंग फेल है, तुम प्रोग्रामर हो, बाकी तो प्रोग्रामर चलता है। बस तीसरी चीज हमें क्या समझ में आएगी, एक फ्लो मेंटेन करके जाना है। फ्लो हमने मेंटेन कर लिया, सेक्शन भी हमने डाल दिया। अब फोर्थ चीज क्या होगी, ऑर्डर। प्रोग्रामिंग के अंदर ऑर्डर बुक केना मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, कौन सी लाइन कहाँ पे लिखनी है। अगर तुम फोर्थ लाइन को एक में डाल दोगे ना तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, तभी होता है। जैसे मैंने कहा था, ये मेरी जो इफ वाली कंडीशन थी, जो मेरी एक्सेप्शन स्टेटमेंट थी, अगर उसको मैं लास्ट में डाल दूँ तो उसका फायदा ही कोई नहीं है। अगर मैं उसको एक्सप्रेशन में डालूँ तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारा एक्सप्रेशन चले, ऑर्डिनल नंबर का लॉजिक चले, उससे पहले ये लॉजिक लगाओ कि क्या तुम्हारे पास जो नंबर है वो सही है कि नहीं सही है। That's understand. This is how we need to understand. Clear with everyone? सबको समझ में आ रहा है? चलो अब बच्चे इसके अलावा जो पीडीएफ है ना, कहाँ पे ये वाला था, एक सेकंड, ये मैं आपको दोनों पीडीएफ सेंड कर दूंगी, दोनों के अंदर बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं। ये ऑपरेटर्स का था शायद, ये ऑपरेटर्स, ये भी सारा ऑपरेटर्स। ये जो जावा के नोट्स है ना बच्चे सुन लो पहले, ये जो जावा के नोट्स है ना उसके अंदर आपको ये थोड़ा बहुत मिल जाएगा सारा काम, ठीक है। एक मैं आपको शार्ट और सेंड कर दूंगी, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग एक लूप ये सारा होगा, ठीक है। एंड एक असाइनमेंट नोट करो, देखो जरा, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम to print multiplication table of any number, multiplication table of any number in the following format, multiplication table of any number in the following format। वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मान लो कोई नंबर n है, ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें 1 से, मान लो वो नंबर 1 है, इज इक्वल टू करें तो वो n बन के आना चाहिए। और अगर कोई नंबर n होगा, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं बाय 2 से तो वो n2 बन के आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो मेरा फॉर्मेट सब समझिए क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको कोडिंग में लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू किस में आना चाहिए, वो 2 में आना चाहिए। एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू करोगे तो 4 निकल के आना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? ये फॉर्मेट सबने घर में बना के आना है, तुमने कोई कोडिंग नहीं करनी, तुमने एल्गोरिथम बना के आना है, ठीक है। एक सेकंड प्रोग्राम लिखो,
Second लिखो write an algorithm. Write an algorithm to print. Write an algorithm to print square of. Write an algorithm to print square of first 1000 numbers. Square SQUARE. Square of 1000 numbers. तो तरीके से तो उसके लिए दो प्रोग्राम है और इस दोनों के आपने वर्किंग जैसे करके आ गया और प्लस का एक फॉर्मेट आपको आप देख दूंगी कि मैं दिखा देती हूँ इसे फ्लो कंट्रोल फंडामेंटल्स इन जावा बच्चे जरा स्क्रीन के ऊपर देखो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ जावा है ना लेक्चर 2 के लिए मेरे पास जो नोट्स है इसका कोड नहीं आपने देखना लेकिन इसके ये सारी चीज़ें आपने देखनी है स्पेशली जो फ्लो कंट्रोल्स मैंने बना के दिए हुए ना ये सारे आपने देखने हैं और इसे समझना है कि एक्चुअली काम कैसे हुआ है आपने इसके एल्गोरिथम डिज़ाइन करके आने हैं हो जाए सबके यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल एंड एंट्री कंट्रोल ये सारा मेरे सुनने बच्चे पढ़ के आ जाए और पहले आधे से पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे बात को समझ में आ गया पहले तो ये होगा इसके बाद फिर दूसरा मतलब कैसे करते हैं सबको क्लियर है ठीक है जा सकते इतना टाइम इस दोनों को हाँ जी बिल्कुल अगर कल छुट्टी नहीं हुई तो